अब आप कोई बात नहीं बेटा, ये तो सोचना चाहिए ना, कोई नहीं। चलो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भारत की भौगोलिक स्थिति। उसमें हमने क्या पढ़े थे? पर्वत। पर्वत पढ़ लिए थे। जावेद इतने वैसे बैठे हैं, नींद। देखो 6 भौगोलिक स्थिति में बांटा था भारत को हमने। क्यों? पर्वत क्षेत्र, पर्वत के बाद मैदान, पठार, पठार के बाद क्या थे? द्वीप समूह। इसके बाद मरुस्थल, और एक और रह गया था 6 ना। और बताओ क्या है? दर्रे तो नहीं थे, बताओ साहब। 6 थे। नदियां भी नहीं है। पर्वत, मैदान, पठार, द्वीप, मरुस्थल और तटीय मैदान। तुम लोगों को याद ही नहीं रहता है कि सारी चीजें करते नहीं हो। और कौन रह गया बाहर? सब आ गए। क्यों? तुम्हारे 2 दिन से सर दर्द हो रहा था, ठीक हो गया? ट्रीटमेंट करवा लो। तो हम लोगों ने पर्वत पढ़ लिए थे। पर्वत पढ़ लिए थे सोनू कि नहीं? हिमालय पर्वत पढ़ लिया था, पश्चिमी घाट का पर्वत पढ़ लिया था, मेघालय और पूर्वी घाट के भी पर्वत पढ़ लिए थे। उसके बाद गुजरात में कौन कौन से पर्वत है वो भी बता दिया था। विंध्यन पढ़ लिया था, सतपुड़ा पढ़ लिया था। पढ़ा था कि नहीं? कैमूर की पहाड़ियां पढ़ी थी, सब पढ़ ली थी। इधर गारो खासी जयंती की पहाड़ियां पढ़ ली थी। पर्वत नहीं पढ़ के आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैदान। ठीक है, यहाँ मैदान उत्तर भारत का मैदान है और ये मरुस्थलीय मैदान है और तटीय मैदान है। आज हम कितने मैदानों की बात करेंगे? उत्तर भारत का मैदान, मरुस्थलीय मैदान और तटीय मैदान। ये मैंने क्या बनाया है? शिवालिक रेंज। अब शिवालिक के ऊपर कौन सी रेंज है हिमालय की? शिवालिक के ऊपर हाँ, मध्य हिमालय के उत्तर में बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के उत्तर में बृहद हिमालय के उत्तर में कौन सा क्या है? इस साइड काराकोरम और इस साइड क्या है? तिब्बत का पठार है ना। हिमालय श्रेणी। उत्तर भारत के मैदानों को अगर हम बांटते हैं कुछ ऐसा आएगा। कैसा बन जाएगा? ऐसा। ठीक है, और इधर अगर हम ले लें तो ये आपका आ जाएगा राजस्थान का मरुस्थल। क्लियर बात होगी? पंजाब, हरियाणा और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, गंगा का मैदान, और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल, और ये आपका असम वाला क्षेत्र। समझ में आ गया? अब मैदानों को अगर हम बांटेंगे, तुमको ये पता है मैदानों का निर्माण कौन करता है? नदियां। नदियां कैसे करती है मैदानों का निर्माण? अवसाद लाती है ना। अवसाद को कहाँ से लाती है? पर्वतों को काट के लेके आती है। अवसाद को कहाँ बिछा देती है? मैदानी क्षेत्र में। तो मैदान जहाँ भी बन रहा होगा वहां पर ज्यादातर क्या बह रहा होगा? बहरी होंगी, नदियां बह रही होंगी ना। अब तुमको यहाँ बेल्ट पता है? यहाँ पर कौन सी नदियां बताई थी हिमालय से? कौन कौन सी नदियां निकल रही हिमालय से? अभी नदियां पढ़ाई नहीं, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। हाँ, गंगा यमुना निकल रही है। मैंने आपको बताया था
सहायक नदी जिस मैदान का निर्माण करती हैं वो आपका हो जाता है पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र। समझ में आ गया? गंगा नदी और उसकी सहायक नदी जिस मैदान का निर्माण करती है वो आ जाता है आपका गंगा मैदान का क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जिस मैदान का निर्माण कर रही है वो आ जाता है आपका ब्रह्मपुत्र मैदान का क्षेत्र। इसको यहाँ से याद करो। अभी बनाओ नहीं, अभी बता देंगे तब बनाओ, ठीक है? तो अब मैं इसको बता दूं, ये आपका हो गया पंजाब हरियाणा, ठीक है? या इसको कर लो सिंधु सतलज मैदान कर सकते हैं। ये हो गया आपका गंगा का मैदान। और ये आपका हो गया ब्रह्मपुत्र का मैदान, या इसको असम का मैदान भी कह सकते हैं। ठीक है? गंगा के मैदान में हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पता है कौन कौन से? मध्य गंगा, निम्न गंगा और उच्च गंगा मैदान। उच्च, और इसको हम बांट कैसे रहे? उच्च, निम्न, मध्य को वो ऊंचे मैदान होंगे, है ना? जैसे जैसे नीचे जाएंगे ढाल क्या होता जाएगा? हाँ बोलो चरण, बोलो। अरे उच्च, बस अरे उच्च कह के रुक गए। पहाड़ों से आएंगी वो उच्च होगी और बीच वाले मध्य रहेगी और जो नीचे जा रही है पहाड़ी में वो क्या हो जाएंगे? निम्न मैदान हो जाएंगे। ठीक है? एक कहने का मतलब है ढाल के आधार पे भी हमने इसको क्या कर दिया, मान लो नदियां ऐसे आ रही हैं, ठीक है? ढाल के आधार पर है, यहाँ पर ढाल तीव्र है, फिर ढाल क्या हो गया? कम हो गया, फिर ढाल धीरे धीरे कम भी होता जाएगा। और नदियां क्या ला रही है? साथ गाद लेके आती है ना, तो जैसे जैसे गाद लाएंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। जमा कर देंगे तो अपने मार्ग में क्या रोक लेती है, तो स्पीड कैसे हो जाएगी उनकी? स्लो हो जाएगी। तो इसलिए इनको क्या है, जब स्लो हो जाएगी, मान लो यहाँ पर गाद इन्होंने क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं, तो ढाल क्या है जो ज्यादा हो रहा है क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। इनका बहाव कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए गंगा को हमने जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है इसको हम क्या करें? निचला गंगा मैदान। ठीक है? और जो रोहिलखंड वाला क्षेत्र है, रोहिलखंड क्षेत्र मतलब हम लोग कौन से क्षेत्र में रहते हैं? रोहिलखंड क्षेत्र में ना, जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, पश्चिमी यूपी, बिजनौर, सहारनपुर और मेरठ, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सारे एरिया कहाँ पर आ रहे हैं? पश्चिमी यूपी के अंतर्गत आते हैं ना। तो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र किसमें आ रहा है आपका? उच्च गंगा मैदान। अब बच रहा है मध्य गंगा मैदान। मध्य गंगा मैदान में आपका अवध यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, लखनऊ वाला क्षेत्र, उसके साथ साथ बिहार का क्षेत्र, ये किसमें आएगा आपका? मध्य गंगा मैदान में। बना रहे हो चरण? अभी मत बनाना। और जो मैंने एरिया बता दिए हैं, पश्चिम बंगाल यानी कि निचला गंगा क्षेत्र, निचला गंगा क्षेत्र पूरा पश्चिम बंगाल, बस पश्चिम बंगाल का एक जिला नहीं आएगा, उसका नाम है रुपैया। रुपैया जिला को छोड़कर बाकी पूरा पश्चिम बंगाल कहां तक? आपके डेल्टा तक क्या आएगा आपका? निचला गंगा मैदान। और ये कहां से होगा? ये शिवालिक रेंज है ना, शिवालिक रेंज यानी कि दार्जिलिंग है, इसके बाद दार्जिलिंग और आपका क्या है? सिक्किम। आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र पूरा छोड़ दो, उसके बाद जितना भी मैदान का क्षेत्र होगा और गंगा नदी के डेल्टा तक सारा किसमें आएगा? निचला गंगा मैदान में। और कौन सा जिला छोड़ना है पश्चिम बंगाल का? रुपैया जिला। इतनी बात क्लियर हो गई? ये हमने कैसे बांटा है? पश्चिम से पूरब। कैसे बांटा है? पश्चिम से पूरब की ओर। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? दक्षिण से उत्तर की ओर बांटेंगे। ये हमने नदियों के आधार पर बांटा। दक्षिण से उत्तर की ओर बांटेंगे
रेहे और कौन सा है, हेड। ठीक है, अब इसको बता रहे हैं कैसे। अब ये चित्र मत बनाना, जब कहेंगे तब बनाना। बनाने लगे हो क्या? बना लिया है, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने बना लिया बने रहने दो। यहाँ पर राजस्थान का मरुस्थल लिख देना। ये कौन सी हिमालय सिटी है बताओ? ठीक है, अब नदियां क्या है? वृद्ध हिमालय से गंगा निकल रही है। अधिकतर जितनी भी नदियां हैं कहाँ से निकल रही है? वृद्ध हिमालय से। क्यों निकल रही है? अच्छा, वृद्ध हिमालय से निकल रही है, मध्य और शिवालिक से क्यों नहीं निकल रही है? क्या है वहाँ पर? ग्लेशियर। हाँ, यहाँ पर क्या है? ग्लेशियर। नदियों का उद्गम कहाँ से होगा? नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है? ग्लेशियर से हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है? ग्लेशियर है। इसीलिए सारी नदियाँ कहाँ से निकल रही है? वृद्ध हिमालय से निकल रही है। वृद्ध हिमालय से जब नदियाँ निकल रही हैं, जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो कैसी होंगी? तीव्रगामी होंगी। होंगी, जैसे आपको ऊंचाई से फेंका जाए तो एकदम तेज गिरोगे। ठीक है, जैसे अब मान लो बॉल, अगर बॉल ही जब आपको तो फेंक देंगे तो एकदम जहाँ पर जमीन आएगा वहां पर धपाक से होके आगे रोटेट नहीं होगे। मान लो बॉल है, ठीक है, मान लो बॉल है, बॉल को क्या कर रहे हैं? बॉल को फेंक रहे हैं इससे पहाड़ के सहारे। तो जहां पर ढाल होगा बॉल बहुत स्पीड में जाएगी, जहां ढाल कम होगा बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। सेम बात यही है, नदियां क्या है? जब पहाड़ों से तेज से गिरती हैं तो अपनी युवा अवस्था में होती है और तीव्रगामी होती है, बहुत तेज स्पीड में होती है। उनके सामने जो भी पत्थर वत्थर सब आते हैं तो उनको क्या करती हैं? काटते हुए अपने साथ भागते हुए लेके जाती हैं। एक तो नदियां तीव्रगामी है, ऊपर से काम कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो क्या आप नीचे गिरोगे? कहाँ रह जाओगे? हवा में, है ना। सेम बात है ना, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो नदियां नीचे नहीं गिरती। ग्लेशियर वही रहती है, अगर पिघलते भी तो कहाँ रह जाते? हवा में। ठीक है, नदियों का तीव्रगामी होने का मतलब आपका गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। जैसे ही नदियां क्या होती हैं? आपके पहाड़ों से गिर के मैदानी क्षेत्र में आती हैं, जो अपने साथ यहाँ तक तो बहुत अच्छा इनको क्या मिल रहा था? ढाल मिल रहा था, स्पीड भी बड़ी अच्छी थी। तो ये अपने साथ क्या ले रही थी? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर सब लेके आए और यहाँ पर जमा कर दिया यहाँ जमा। अब इनके बाद गुरुत्वाकर्षण क्या है? कम हो गया, क्यों? धरातल पर आ गए ना। अब ये इतना उसमें पानी में नदियों के वेग में इतना वेग नहीं है कि वो पत्थर को क्या करें? आगे तक ले जाएं। इसलिए वो क्या कर देती हैं? यहाँ पर इसको छोड़ देती हैं। जहां इसको छोड़ती हैं वो कहलाता है गिरिपाद। गिरिपाद मतलब जहां पर पर्वत को कह रहे हैं गिरी, पाद का मतलब है पर्वत के पैर, तो ये गिरिपाद क्षेत्र है। तो गिरिपाद क्षेत्र में जहां पर ये पत्थर क्या हो गए? जमा हो गए। अब जो नदियां थी, नदियां कहां फ्लो कर रही होंगी? पत्थर के नीचे। इसको कहते हैं हम भाबर प्रदेश। समझ में आ गई? इसको हम क्या कह रहे हैं? भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश की क्या विशेषता क्या होगी? गिरिपाद के सहारे होंगे। इनकी चौड़ाई कितनी होगी लगभग? और विस्तार कहां से कहां तक होगा? हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? बताओ, पूछने में तो ऐसे शांत हो जाते हो। हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? लद्दाख से अंडमान तक है, बीच में थोड़ा सा डूब गया है। मतलब मैंने ऐसा बीच में थोड़ा सा डूब गया है। भारत में ऊपर की बात करेंगे तो आप नदियों के हिसाब से बताएंगे। सिंधु नदी से आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक है। समझ में आ गया? सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। पर जो भाबर प्रदेश है, सिंधु नदी से
नदी तक अधिक दिखाई पड़ता है, जबकि असम में क्या हो रहा है, ये सकरा हो रहा है। असम में सकरा होने का मतलब, अब इसको ऐसे समझो, यहाँ पर एक चित्र बना लो, जैसे ये ऊपर बनाए हैं, इसको समझो। ये भावर प्रदेश है, पश्चिम में क्या है, ये चौड़ा है, जबकि पूरब में कैसा हो गया, सकरा। इसकी चौड़ाई कहाँ से, अगर पूछेंगे तो सिंधु नदी से कहाँ तक है, तीस्ता नदी तक। असम में कैसा हो गया, ये सकरा हो गया। पश्चिम में कैसा है, चौड़ा है, जबकि असम में जाके क्या हो गया, अधिक संकरा, यानी संकीर्ण हो गया है। अब इसके बाद नदियां कहीं आगे बढ़ेंगी ना, नदियां क्या यहाँ पर छुप गई, यहाँ पर नदियां क्या होगा, ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ नदियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। सारी नदियां विलुप्त नहीं होंगी, कुछ नदियां छोटी होती हैं, वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती हैं। जिनका पानी कम होगा वो पत्थरों के नीचे बहेंगी, जिनका पानी अधिक होगा तो वो पत्थरों से ऊपर भी बहेंगी। अब ये मत कहना कि यहाँ पर सारी नदियां, कुछ नदियां कौन सी, जो नदियां छोटी होती है वो भावर प्रदेश में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, यानी अदृश्य हो जाती है। कहाँ बह रही है, पत्थरों के बीच में से। और जब इन क्षेत्र को बाहर निकालते हैं, मतलब भावर का क्षेत्र बाहर निकल गया, तो नदियां कहाँ दिखाई देंगी, मैदान में। ठीक है, अब मैदान में एकदम निकली, ऐसे समझो जैसे आप अपने पाइप होता है ना, अरे पाइप लाइन नहीं, जो टंकी वाला पाइप होता है, जब टंकी खोल देते हो और उसको प्रेस करते हो, अगर नदियों का पानी एक जैसे निकल रहा, बंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, सीधे सीधे जाता। अब उसको प्रेस कर दिया तो पानी क्या है, फ्लो करता है ना, ज्यादा बहने की कोशिश करता है। तो ये नदियों का पानी जब भावर क्षेत्र से निकलता है तराई क्षेत्र में, तो ये क्या करता है, बहता है, फैलता है ना, तो ये फैल के एरिया में फैल, ऐसे मतलब जैसे ये पानी निकल रहा है तो ये क्या करेगा, इधर इधर फैलेगा। अब जब इधर इधर ये फैल रहा है तो यहाँ का जो मैदान होगा वो कैसा होगा, ये मुझे बताओ, दलदली होगा या तराई वाला होगा, तराई होगा। पीलीभीत का जो जंगल है वो कहाँ पर है, तराई क्षेत्र में। वहां पर मिट्टी कैसी होगी, नमी युक्त होगी। कारण क्या है, नदियों में क्या हो गया, नदियों ने अपना पानी फैलाया और पानी ये नदियों के अंदर से, मतलब जमीन के भूमिगत हो गया ना। जब पानी भूमिगत हो गया तो यहाँ भी क्या है, ये मिट्टी में क्या हो गया, तराई। तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आ गया आपका, भावर के बाद जो क्षेत्र बनता है जहाँ पर नदियां क्या होंगी, यहाँ पर नदियां अदृश्य थी, यहाँ नदियां दृष्टिगोचर होती है। समझ में आ गया, दृष्टिगोचर हो रही है, तो यहाँ पर नदियां जो दृष्टिगोचर हो रही है वो हो गया आपका तराई क्षेत्र। क्लियर हो गया। ये हम कौन से उच्चावच के आधार पर बात कर रहे हैं। अब तराई क्षेत्र से जैसे बाहर आओगे, अब ये तराई क्षेत्र सुन लो, यहाँ पर भावर क्षेत्र क्या था, पश्चिम में चौड़ा था, पूर्व में क्या था, सकरा था। अब ये तराई क्षेत्र पश्चिम में कैसा होगा, सकरा, और पूर्व में क्या होगा, चौड़ा। पूर्व में चौड़ा होने का कारण, तुमको पता है भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मासीराम, चेरापूंजी, ठीक है। और ये जो हम मैदानी क्षेत्र बात कर रहे हैं, मेघालय का पठार और आपका कौन सा हिमालय श्रेणी के बीच का जो असम वाला क्षेत्र है वहां पर, तो यहाँ पर जब वर्षा ज्यादा हो रही है तो यहाँ पर तराई ज्यादा होगी इस मैदान में। आगे बात समझ में, यहाँ पर वर्षा ज्यादा हो रही है तो तराई क्षेत्र यहाँ ज्यादा होगा, और जितना पश्चिम की तरफ जा रहे हैं वर्षा की मात्रा क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तराई क्षेत्र वहीं मिलेगा जहाँ पर क्या होगी, नदियां हैं, है ना, जहाँ नदियां उतने बीच में तो तराई क्षेत्र मिलेगा। और जबकि यहाँ पर नदियों के साथ ही तराई क्षेत्र है और बारिश हो रही है तो वहां भी क्या है, तराई क्षेत्र है। तो पूर्व में क्या है, तराई क्षेत्र चौड़ा है, जबकि पश्चिम में क्या है, सकरा। भावर का क्षेत्र इसके अपोजिट में कैसा है, इधर सकरा है, इधर चौड़ा है। जैसे मैंने चित्र बना रही हूँ वैसे क्या कर लेना, आप बना लेना, थोड़ा याद में रहेगी। अब बात करते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं खादर और बांगर। ये क्या है, जलोढ़ मृदा के प्रकार है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की, खादर और बांगर। पता है, बताओ फिर मुझे, चलो जो पढ़ा है वो बताओ। सोनू बताओ, खादर बांगर। जो भी आपके मैदान बने हैं, क्या बने हैं, प्लेस्टोसीन युग में, ठीक है। इस प्लेस्टोसीन युग का जब अंत हो रहा था
बताओ बेटा, हिमयुग पढ़ा है, किसने पढ़ाया था? पृथ्वी की संरचना पढ़ाई तब पढ़ाया था, ऐसा ये हिस्ट्री में पढ़ाया था, जब पाषाण काल चल रहा था तब हिमयुग पढ़ाया था। अब देखो हिमयुग कहाँ से कहाँ पर आया है, इसलिए कहते हैं चीजों को पढ़ा करो। तो जो आपके भी जितने भी मैदानों का निर्माण हुआ है कब हुआ है? प्लेस्टोसीन युग में। और प्लेस्टोसीन युग चल रहा था तब आपका क्या हो रहा था? हिमयुग का अंत। अब हिमयुग का अंत हो रहा है, यानी कि आपके जो हिम है वो पिघल रहे होंगे। जब हिम पिघल रहे होंगे तो जो नदियों का बेसिन होगा वो कम होगा या चौड़ा होगा? यानी कि एक तरह की बाढ़ की स्थिति आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आप इसको ऐसे चित्र से समझो। बना रहे हो तो बना लो, फिर बनाना भी है। हाँ बना लो, ये वैसे मैं जब लिखवा दी तो बना लेती, अब तुम बना लो। पहले देखो ऐसे लिखना, सुनो, उच्चावच के आधार पर मैदान का विवरण या वितरण, ऐसे इसको फिर इसको बनाना, इसको बनाना नदियों के आधार पर मैदान का वितरण। बहुत बेकार रिस्पॉन्स था। तो मैं टेस्ट जिस दिन था उस दिन अधिकतर बच्चे बोलते थे क्लास हम लोग नहीं ले पा रहे थे, टेस्ट तो बेकार हो गई। मतलब आपने टेस्ट जो बनाया जो क्लास में पढ़ाया उसी के बेस पर हम लोग प्रीवियस ईयर वगैरह पढ़ रहे थे, वो नहीं थे उसमें। मेरे टेस्ट कभी प्रीवियस ईयर बेस नहीं होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हमेशा लगा लोगे, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं लगाओगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ गए? और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। अब यही देखो, दो स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिए, दो स्टेटमेंट बताए कि नहीं बताए? भारत प्रदेश पश्चिम में चौड़ा होता है जबकि पूरब में संकरा होता है, कारण क्या है? तराई क्षेत्र पूरब में चौड़ा होगा और जबकि पश्चिम में संकरा होगा, कारण क्या है? बता दो, है ना? तो ये चीज रीजन दिया जाएगा उसके साथ आपके। पर क्लास जब होती है, जब वो मैडम बोलती है तो तुम लोग बातें करते हो, तो सुनते नहीं हो। बनाने सुनो, जल्दी बना लो। देखो ज्योग्राफी में तुम जितने चित्र बनाओगे उतना तुम्हारे शॉर्ट नोट तैयार होते हैं। ऐसे टाइम पे तुम लोग बता के दिखाते हो, अरे ऐसे टाइम पे करना। कितना बना लिया? ये वाला बनाओ, उच्चावच के आधार पर मैदान का वितरण। हाँ अभी मैं समझा दे रही हूँ, फिर धीरे एक एक करके लिखवा देंगे सारे, ठीक है? अगर नहीं लिखवा पाए तो नोट्स भेज देंगे। पढ़ते तो तुम लोग हो नहीं, नोट्स भेज दीजिएगा मैम, इसलिए मैंने नोट्स भेजना बंद कर दिए हैं। प्रिंट आउट रखे हैं, रखने से क्या होगा? चलो जल्दी जल्दी कर लो, बना लिए, इतना टाइम नहीं है। मैंने कहा
मैं उनको समझा दे रही हूँ, फिर लिखवाने का रह जाएगा, वो लिखते रहना, हेडिंग डालना है। क्योंकि ये पढ़ाना है ना, तो ये चीज आएगी इसके बीच में, इसलिए समझाना जरूरी था। हम लोग कहाँ रहते हैं? तराई क्षेत्र में, गिरिपाद क्षेत्र में कौन रहता होगा? यही बताओ, गिरिपाद क्षेत्र में क्या आता होगा? छोटे से लेवल से बात करते हैं। गिरिपाद लेवल पर उत्तराखंड का कौन सा वो आता होगा? उत्तराखंड यूपी आएगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला आ रहा होगा गिरिपाद में? टनकपुर। वेरी गुड, क्योंकि टनकपुर से पहाड़ स्टार्ट हो रहे हैं ना, टनकपुर पहाड़ में तो ही बसा। और वहां पर देखो कैसे रोडे दिख रहे हैं ना, घूम गए हो, वहां गए हो, नहीं गए हो तो घूम जाके देख लेना। वहां पर क्या है आपको ऐसे पत्थर दिखेंगे नदियों के लायक, तो वो कौन सा क्षेत्र होगा? हावर। और फिर आपका कौन सा क्षेत्र लग गया? टनकपुर से थोड़ा सा बाहर निकले, टनकपुर बंदरगाह से बाहर निकले तो आपका क्या आ गया? पीलीभीत का क्षेत्र आ गया, जो क्या है आपका? तराई क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी में क्या है? नमी है। और यहाँ तराई क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ना, मच्छर बहुत जहरीले होते हैं, इसलिए मलेरिया का क्षेत्र भी है ना। मलेरिया, डेंगू बीमारी का घर तराई क्षेत्र। बन गया चित्र? ऊपर वाला तो बन ही गया होगा, बन गया ना चरण? हाँ, क्या हो गया? आया भी नहीं है आज। अच्छा, बातें नहीं करो, यहाँ देख लो। वर्तमान में मान लो नदी कैसी बह रही है, मान लो क्या एक्चुअल में बही रही है ऐसे, ठीक है। अब नदी का बेसिन क्या रह गया है? अब इसको समझ लो बेटा, समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वर्तमान में नदी कैसी बह रही है? ऐसे। जब क्या था? हिमयुग का अंत हो रहा था, हिमयुग का अंत हो रहा है यानी कि आपके बर्फ पिघल रहे हैं। कौन सी स्थिति बन रही होगी? बाढ़ की स्थिति बन रही होगी। जहां पर नदियों का पानी नहीं जाता होगा वहां भी क्या हो गया? नदियों का पानी जा रहा होगा। तो ये जो मैंने स्थान बनाए इतने ऊंचे ऊंचे, यहाँ पर भी क्या हो गया? नदियों का पानी आ गया। अब मैं सारा रीड आउट करूंगी, समझ जाओ। यहाँ तक नदियों का पानी क्या हो गया? भर गया। अब नदियों का पानी यहाँ भर गया तो नदियां कहाँ जा रही है? नदियां अपना पानी कहाँ ले जा रही है? नदियां अपना पानी कहाँ लेके जाती हैं? समुद्र में। तो ये पानी अपना समुद्र में लेके जाएंगी, तो पानी जब समुद्र में चला जाएगा और हिम पिघलना बंद हो जाएंगे, तो अब हिम जब उसको एक होता है ना उद्गम का स्रोत है ना, हिम बहुत तेजी से पिघला तो पानी की मात्रा बढ़ गई। अब हिम क्या हुआ? पिघलने की क्वांटिटी कम हो गई, मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। तो नदियों में भी पानी की मात्रा क्या होगी? कम। और ड्रेनेज सिस्टम तो कंटिन्यूअसली चल रहा है ना, पानी लगातार नदियां कहाँ ले जा रही है? समुद्र की ओर ले जा रही है। और पानी जो आने का मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग में क्या हो गया? डिफरेंस आ गया ना। इनकमिंग क्या होगी? कम, और आउटगोइंग क्या हो रही है? उतनी ही हो रही है। ज्यादा मतलब ज्यादा पानी आने ज्यादा आउटगोइंग हुई, और जब आया है तो इनकमिंग कम हो रही है और आउटगोइंग होती ही जा रही है, तो पानी का लेवल क्या होता जाएगा? कम। अब ये नदियां अपने साथ अवसाद लाई हैं, तो अवसाद लाएंगे तो यहाँ जमा कर देंगे कि नहीं? भाई गिलास में आप पानी रखते हो, अशुद्ध पानी रखो वो थोड़ी देर उसको रख दो, तो अशुद्धियां जो होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, पानी क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। सेम कंडीशन नदियों के साथ ये रहेगी ना। जब यहाँ पर पानी थोड़े दिन ठहर गया, अब आप सोचो बाढ़ आ जाती है किसी इलाके में, तो बाढ़ का पानी आता है, जब पानी बह जाता है तो गंदगी नीचे बह जाती कि नहीं? मिट्टी आ जाती है फर्श पर, तो क्या है? वो गादी तो है जो नदियां के साथ है। सेम कंडीशन यहाँ समझो, जब क्या है ऐसे बाढ़ की स्थिति आई, इनकी गाद क्या हो गई? गाद यहाँ पर नदियां छोड़ गई और पानी को ले गई अपने साथ, पानी बह गया। तो जब गाद रह गई तो उससे मैदानों का निर्माण हो गया। अब हिमयुग में तो पानी का लेवल यहाँ था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया? पानी का लेवल कम हो गया। ठीक है, मैंने ये वर्तमान बनाया, एक यहाँ पर लाइन खींच दी। ये स्थिति तब होगी जब बाढ़ की स्थिति होगी। किसकी स्थिति होगी? बाढ़ की। ये स्थिति कब है आपकी? वर्तमान में नदियों का बेसिन इतना
इतना ही है। जब बाढ़ आएगा तो लेवल कहाँ हो जाएगा, यहाँ। अब यहाँ पर पानी बाढ़ का नहीं जाएगा। जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं जा रहा है, मिट्टी पुरानी है, तो कौन क्या कहलाएगी वो, बागर। अभी देखो नदी अभी वर्तमान अब जो बारिश होती है कौन सी कहलाई जाएगी, बांगर जलोढ़। जलोढ़ से समझ में आ रहा, जल को ओढ़ रहे, जैसे आप चादर ओढ़ते हो ना, वैसे जल को जो मिट्टी मतलब मैदान ओढ़ रहे उसको कहेंगे जलोढ़। ये क्या है, बांगर कैसी है, पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है बांगर मैदान पर कब हुआ होगा, प्लेस्टोसीन युग में। प्लेस्टोसीन युग में क्या होगा, हिम युग का अंत हुआ। हिम युग का अंत होने से क्या हो गई, मैदान बाढ़ आ गई, और बाढ़ आके वहां पर जो नदियां थी उन्होंने अपनी गाद बिछा दी। अब नदियों का पानी उस लेवल तक नहीं जाएगा, तो ऐसे मैदान क्या होंगे, अपेक्षाकृत ऊंचे होंगे। ऊंचे होंगे कि नहीं, जो ये ऊंचे होंगे और यहाँ पर नदियों का पानी नहीं आ रहा है, इसको कह रहे हैं हम बागर जलोढ़। जहां पर प्रत्येक वर्ष क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। कई इलाके सुने हो ना, बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है उन इलाकों में। आती है ना, तो ये वाला क्षेत्र जो होगा जहां पर प्रत्येक वर्ष यानी कि बाढ़ आती है और नदियां अपने साथ नई जलोढ़ लेके आ रही है। नई जलोढ़ आ रही है, तो नई जलोढ़ को क्या कहेंगे हम, खादर। अब क्योंकि ये निचला मैदान होगा, नदियों के ज्यादा पास में होगा, और ये नदियों से ऊंचा होगा, कौन सा, बागर। ये नदियों के पास होगा, यहाँ पर क्या प्रत्येक वर्ष, अगर प्रत्येक वर्ष नहीं आती होगी तो साल में दो बार, मतलब पहले एक साल आ गई, फिर एक साल ब्रेक करके फिर आ गई। पहले सुनते थे पीलीभीत में बहुत बाढ़ आती थी, है ना, हर साल आए दिन आती ही रहती थी। अब तब आई, मुझे लग रहा है 2009 में आई है, 2009 के बाद 8-9 ऐसी आई थी ना, उसके बाद एक बार और आई है इसके बीच में, पर इतनी नहीं आई जितनी 2008 में आई थी। 2008 में तो शहर में पानी आया है ना, अब बाढ़ नहीं आती है। अब आपने सुना होगा बिहार में कितनी बाढ़ आई, असम में कितनी बाढ़ आई। ये वाले क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है, तो उनको कहेंगे हम खादर जलोढ़। यहाँ पर नदियां क्या कर रही है, हर साल नई मिट्टी ला रही है, और ये मिट्टी कैसे होगी, उपजाऊ होगी, कम उपजाऊ होगी, कम उपजाऊ होगी, खादर उपजाऊ होगी। देखो आप सोनू बोले हैं, और ये उपजाऊ होगी, पर इसकी अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। हाँ, अभी बताएंगे, सबसे श्रेष्ठ बताएंगे। अभी तो हम मैदान के क्या बता रहे हैं, स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि मैदान कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। अब तराई से आगे तो कौन सा बनेगा आपका, बांगर। तराई से आगे आओगे तो कौन सा बनेगा, खादर, और खादर से जितना आगे जाओगे कैसा बन जाएगा, बांगर। समझ में आ गई। और तराई के नदियों के दोनों किनारे तो वो मिलेगा आपको, खादर का क्षेत्र। नदियों के दोनों किनारे खादर का क्षेत्र नहीं मिलेगा क्या, नदी के एक किनारे बाढ़ आएगी, दूसरे किनारे बाढ़ नहीं आएगी, होगा ना। नदियों का बेसिन होगा, नदियों का तो पानी का लेवल बढ़ेगा, वो दोनों किनारे पे बढ़ेगा, तो दोनों किनारे पे क्या मिलेगा आपके, खादर मिलेगा। और जितना खादर से दूर जाओगे कौन सा क्षेत्र बन जाएगा, बांगर। इसको ऐसे समझ लो, ये नदी का बेसिन है, ये खादर प्रदेश हो गया, और ये बांगर प्रदेश हो गया। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम बताना शुरू करें। ये हमने जो बांटे थे वो ऐसे बांट रहे थे, इसको हम बांट रहे हैं ऐसे, उत्तर से दक्षिण से। अब कभी कभी पेपर में सीक्वेंस पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा पेपर में, निम्न में से कौन सा क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए या दक्षिण से उत्तर की ओर लगाइए। तो सबसे उत्तर में कौन सा प्रदेश आएगा, सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश आएगा। देखो मैं यहाँ पर इसकी बात कर रही हूँ मैदानी खेत प्रदेश में, और तुम लोग बात कर रहे हैं स्टेट की। वहाँ प्रदेश आएगा कि वहाँ प्रदेश की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, गिरिपाद से, है ना। भारत के उत्तर में क्या है आपके हिमालय, जैसे हिमालय समाप्त हुए सबसे पहला प्रदेश पड़ रहा है आपका मैदानी क्षेत्र भाबर। भाबर के बाद तराई, तराई के बाद बांगर और खादर। बांगर भी मिल सकता है, खादर भी मिल सकता है। यहाँ पर आप सुनते जाओ कैसे, अगर नदियां हैं, नदियां ऐसे है जैसे ये देखो, ये क्या बनाया बांगर, फिर बनाया उसने तराई, ये नदी बह रही है, ठीक है। फिर इधर भी क्या बनेगा, तराई, तराई के बाद आ जाएगा खादर, खादर के बाद आएगा बांगर। सबसे दक्षिण में कौन सा प्रदेश मिलेगा, बांगर
फिर बांगर के उत्तर में खादर, खादर के उत्तर में तराई, तराई के उत्तर में भावर। समझ में आ गया? अब अगर हम कृषि की दृष्टि से देखें तो कंकड़ पत्थर में क्या हो सकती है कृषि? नहीं हो सकती है ना, तो हो सकती है होगी नहीं। कंकड़ पत्थर कहाँ से? हिमालय के पास, मतलब गिरिपाद के पास कभी आपने देखा है कृषि होते हुए? नहीं होती है ना, उससे दूर हटके होती है। तो यहाँ पर कृषि की दृष्टि से ये बिल्कुल बेकार है। अब बात करते हैं तराई क्षेत्र में कौन सी कृषि हो सकती है? ऐसी फसल जिसको क्या पानी की अधिक आवश्यकता होती है। जूट हो जाएगा ना, जूट, गन्ना, धान, ये सब चीजें क्या पानी की अधिक आवश्यकता में। उसके बाद बांगर, बांगर प्रदेश क्या है? बांगर प्रदेश की क्वालिटी देखो ऐसे है। बांगर प्रदेश है ना, यहाँ पर क्योंकि ये क्या है उच्च मैदान है, यहाँ पर बाढ़ का पानी क्या है पहुंचता नहीं हर साल, पर क्या है अब ऐसा तो नहीं है कि अगर ये बांगर हो गया तो कृषि नहीं करेंगे। यहाँ कृषि करी जाती है। कैसे करी जाती है? सिंचाई द्वारा करी जाती है। सिंचाई द्वारा जब हम कृषि कर रहे हैं तो अब आपको पता है कि भूमिगत जल लेते हैं उसमें, भूमिगत जल लेते हैं। साइंस जिसके पास रही होगी उसको किसका क्रिया पता होगी? दीपक जलता है, किसका क्रिया चलती है ना, किसका क्रिया। रुई में क्या होता है? रुई में केस नलियां होती है, तो तेल क्या होता है नीचे से ऊपर चढ़ जाता है। सेम क्या है सिंचित होता है ना, जब हम भूमिगत से नलबो लेते हैं तो भूमि का पानी कहाँ जा रहा है? ऊपर आ रहा है ना। जब ये भूमि का पानी ऊपर आता है तो आपको ये पता है नदियां कहाँ से आ रही है? पर्वतों से आ रही है। पर्वतों में बहुत खनिज है ना, धात्विक अधात्विक नमक वगैरह ये सब चीजें पर्वतों से आई जा रही है ना, तो धात्विक अधात्विक जितने भी गुण होते हैं सब पानी में होते हैं। ये पानी जब भूमिगत हो गया, पानी जब ऊपर उठ के आएगा तो इसके साथ ये तत्व भी ऊपर आएंगे। पानी तो जब ऊपर आए सिंचित हो गया, भाप के साथ उड़ गया, पर ये तत्व क्या भाप के साथ उड़ जाते हैं? नहीं उड़ते हैं ना। ये तत्व भाप के साथ नहीं उड़ते थे, जमीन में क्या हो जाते हैं? बिछ जाएंगे। तो कहीं कहीं सफेद दिखते हो ना, सफेद चादर देखी जाती है, और कहीं कहीं आपको दिखता है चूने की ग्रंथियां। सफेद चादर दिखती है, चूने की ग्रंथियां दिखेंगी, या ऐसा होगा मिट्टी का नरम परत हट गई तो नीचे बजरी रोड़ा सब दिखते हैं, दिखती है। ऐसे मैदानी क्षेत्र जो कृषि करते होंगे वो अधिकतर देखते होंगे। तो ये जो क्वालिटीज मैंने बताई हैं इसको कहाँ मिलेंगे आपके? बांगर जलोढ़ में। बांगर जलोढ़ में जो आपकी ग्रंथियां मिल रही हैं चूने की, जो अधिकतर आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मिलती है, चूने की जो ग्रंथियां मिलती है उसको कहते हैं रेगे। क्या कह रहे हैं? रेह क्या है? ऐसी भूमि, ऐसी बांगर जलोढ़ का क्षेत्र जहां पर क्या होगा आपके चूने की ग्रंथियां मिलती होंगी। अब जहां पर क्या होगा एकदम सपाट क्षेत्र है। सपाट क्षेत्र कैसा बन गया? जहां मैंने बताया कि केस का क्रिया के सही और पानी क्या उड़ गया और नमक की चादर जैसे व्हाइट व्हाइट कहीं देखते हैं ना, भूमि व्हाइट व्हाइट दिखती रहती है, दिखती है। ऐसा क्षेत्र जहां मिल रहा है, अभी मैंने आपको एरिया बताया था हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र होता है रेह, और इसके साथ एक है, अरे नाम क्या है क्या, कलंकर, कलंकर। उत्तर प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? कल्लर। जो सफेद जगह जगह चूने के क्षेत्र दिखते हैं, और ये क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे? बांगर क्षेत्र में। बांगर क्षेत्र कहाँ होगा? मैदान से ऊंची और ऊंचा क्षेत्र, यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और मैंने अभी बताया था आपको उच्च गंगा का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर गंगा का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंचता है। जबकि मध्य गंगा का पानी जहाँ पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर वगैरह का क्षेत्र आएगा, यहाँ पर अधिकतर देखते हो ना बाढ़ वाला क्षेत्र आता है ना। और नदियां अपना क्या कर रही है? मार्ग परिवर्तन करने में कौन सी नदी कुख्यात है? अपना मार्ग परिवर्तित करने में कौन सी नदी कुख्यात है, यानी कि बदनाम है? देखो बिहार की कोसी नदी, हाँ बता दिया, बिहार की कोसी नदी है। ठीक। अब मैंने एक बात कही थी, जहां पर नदियां क्या हो रही है, भूमि क्या है पतली है, उसके नीचे वो परत हट जाती है, नीचे कंकड़ पत्थर दिखते हैं, ऐसी भूमि को कहते हैं भूड़। ऐसी भूमि को क्या कह रहे हैं? भूड़। रेह और भूड़, ये जो क्वालिटी है किसकी है? आपके
जलोढ़ की, बांगर जलोढ़ के स्थान पर मिलेगी, खादर जलोढ़ पर ये वाली चीजें नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? और ये कारण क्यों पड़ रहा है? ज्यादा सिंचाई के कारण जमीन में ये चीजें पाई जा रही हैं। क्लियर हो गया? अब पढ़ाना आप लिखाना शुरू करें। हाँ बोलो। धूल देखो जैसे मिट्टी की परत है, सुनो मेरी बात, ऊंची होती है। हाँ चट्टाने बनती, देखो ये क्या है, मृदा परत आ गई, मृदा की परत इसके ऊपर आई। अब ये क्या हो गया, ये मृदा की परत कैसी थी, मुलायम थी, मौसमी परिवर्तन के साथ ये क्या हो गई, चटपट होके टूट गई, ऊपर की मिट्टी क्या हो गई, हट गई। इसके नीचे क्या मिल गए, चट्टान से मिलेंगे आपके कंकड़ पत्थर वाले, इसको क्या कह रहे हैं हम, अच्छा चलो अब हम पहले लिखेंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा किसी को? अब तुम लोगों के सब डाउट टेस्ट में पता चलते हैं, क्लास में तो कोई नहीं रहता है। चलो पहला डाल लो हेडिंग, कौन सा मैदान है, हरियाणा पंजाब का मैदान। हाँ कैसे चलेंगे हम लोग, पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे। खादर बांगर बताया था, वो कैसे बताया था, उत्तर से दक्षिण की ओर। कोई बोल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ मस्त हो गया सब लोग। अभी तो बोला भी नहीं है मैंने, कुछ लिख क्या रहे हो? किताब मत पढ़ो, लिख दो। हमारे जहाँ पढ़े किताब ना पढ़े जो मैं पढ़ा नहीं वो पढ़ो। नहीं करेंगे नहीं करेंगे क्या गाने जल्दी लो। छोटे चलो अरे बात नहीं करो, लिख लिया? तुम देख रहे हो मैं पढ़ा रही हूँ, लेना नहीं गया था, लेके था घर पे लगा ले, ये आज मिट्टी से लगा ले, टाइम खराब हो तो हाँ ये बंद करो। हम इतना लिखवाएंगे ही नहीं। चलो मैं सबको समझ चलो तो जा तो अब ये बताओ, हम लोग बात नहीं कर रहे थे सिंधु से लेके सतलज नदी तक, करी थी बात। अब ये यहाँ पर सिंधु नदी कहाँ बह रही है, पंजाब। 5 आग का मेल ना, 5 नदियों का मेल। 2 आग किसको कहते हैं, 2 नदियों का मेल। सबको पता है ये चीज? तो कहावत भी है। ये तो कहावत भी है, कहावत बताओ क्या है? अरे पंजाब का हमने पढ़ा है, 5 नदियों को पढ़ा है। पंजाब हमने नाम दे दिया, पंजाब कैसा था, 5 नदियों को मिला के हम उसको पंजाब कहते हैं। अब हम उसमें एक स्टेट का नाम देते हैं, जबकि अब तो 2 ही नदियां मिल रही ना पंजाब में। कौन सी 2 नदियां मिल रही हैं पंजाब में, कौन सी 2 नदियां हैं? सतलज ब्यास। सिंधु नहीं आई, सिंधु कहाँ से आ रही है? सिंधु जम्मू कश्मीर से ही आके पहुंचती रहती है पाकिस्तान में। झेलम भी कहाँ होती है, कश्मीर। सतलज और ब्यास है, थोड़ा सा आगे आ रहा है, ठीक है। तो आपके जो 5 आग की नदियां हैं, सीक्वेंस बताओ जरा मुझे, पहले 5 आग की नदियों के सीक्वेंस बताओ। पुराने साल के तो बच्चे हैं, कोई है ही नहीं, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। मैं पुराना साल नाम दिया सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। अब जो आपकी ये कौन सा बताया है मैंने, हरियाणा और पंजाब का मैदान, रावी, सतलज और ब्यास, 3 नदी है, पंजाब में जा रही है। पान गीला है ना केस में। अब देखो इंक नहीं, वो सूख जाएगा तब देखो चलने में। तो अभ्यास आ गया मैं मार बोल पड़ रहा है, पता नहीं क्या है, कल तुम्हारा
तो ठीक है ना, ये बताओ क्या बता रहे मैं हो? कुछ नहीं कह रहा आंसर आंसर को गलती तुम ये बंद कर दो। हां घर पे कर लेना, बाद में अच्छा हो करना, जाएगा। ठीक है? ये मेरा किताब है हम देख रही हूँ अभी मैंने ली ली ना। मैं देखा था ये क्या जा रही है आपकी? सतलज नदी, सतलज और यमुना नदी ऐसी तो बह रही है। सतलज नदी किधर जा रही है? पंजाब में। और यमुना नदी कहाँ जा रही है आपके? यूपी में, है ना? किससे मिल रही है? गंगा नदी से मिल रही है। और कहाँ से निकल रही है? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। अच्छा आप मुझे ये बताओ, यमुना नदी का जो कौन कौन से प्रदेश में, यानी कि कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? स्टेट, जिला नहीं, बताओ। हाँ, और मध्य नहीं है सोन, दिल्ली में तो है। और दिल्ली मैं देखो वाला नहीं है। हाँ बोला और बताओ, बस 3 स्टेट है। और नहीं करते तीन ही होंगे ना। प्रयागराज से पहले तो वापस में नहीं जाती ना, गंगा नदी तो उसका रास्ता तो उसका आईएएस में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। नदियों के उद्गम, नदियों का प्रवाह क्षेत्र, कौन सी नदियां कौन से डिस्ट्रिक्ट से होगा, वो डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी, और साथ ही साथ कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तुम लोगों ने अभी इसमें कितनी बताई है मुझे? उत्तराखंड, क्योंकि उद्गम से है तो सीधे बताइए। यूपी का आगरा किसमें आ रहा है आपका? यूपी का आगरा किसके किनारे पे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। तो आपको इतना पता है, यूपी में भी, और मथुरा भी कहाँ है? यूपी में ही है, तो यूपी से भी गुजरती है। उसके बाद आप कह रहे हैं दिल्ली से भी है, क्योंकि दिल्ली की राजधानी है। कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे। तो देखो कहाँ पर, तो ऐसे इसके साथ साथ यमुना नदी हिमाचल प्रदेश से भी गुजरती है। बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है हिमाचल प्रदेश में यमुना का, याद रखना। कहाँ से उत्तराखंड से निकलती है, और ये देखो हिमाचल का ऐसे बॉर्डर बनेगा, सिर्फ इतना सा पार्ट जाएगा। जगह का क्या नाम है? जगह का नाम देख लेंगे हम, इतना सही पार्ट है, बस इतने से पार्ट पे क्वेश्चन बन गया था। और सबको ये पता है उत्तराखंड से निकलती है, दिल्ली से निकलती है और यूपी से निकलती है। इतने से पार्ट से आपके कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। आप सुनते जाओ, जो मैंने आपको एरिया बताया था, किसका बताया? हरियाणा और पंजाब का। सतलज नदी के नीचे दक्षिण में जो मैदान है उसको कह रहे हैं मालवा का मैदान। और ये मालवा का मैदान कहाँ पड़ता है आपका? पंजाब में, ठीक है। मालवा के मैदान के दक्षिण में आपका आएगा हरियाणा। मालवा के मैदान के नीचे दक्षिण में। मैप थोड़ा सा याद रखोगे तो ऐसे बना है ना, रुको ऐसे बना, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है। ठीक। ये आपका उत्तर प्रदेश है, अरे पंजाब है, सॉरी, ये आपका पंजाब है, ये आपका क्या हो गया? हिमाचल, और ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर, ये वाला राज्य बन गया लद्दाख। तुम लोग तो कॉमेडी करने लगते हो, ठीक है। हिमाचल के बाद हो गया ये उत्तर प्रदेश, हो उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये क्या बनाया मैंने? पीली, पंजाब। पंजाब के बाद ये आपका हरियाणा आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका दिल्ली लगता है, ठीक। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तराखंड छोटा बना देता हूं। 12 जने हैं छोटा। ये आपका उत्तर प्रदेश बन गया। अब सही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से लगा हुआ है ना हरियाणा। आप सुनते जाओ। ये बताया सतलज नदी ऐसे निकलती है, ठीक है। सतलज का विस्तार ऐसे है। सतलज के नीचे जो क्षेत्र बनाया वो मैंने क्या बनाया? मालवा का मैदान। ये मालवा का मैदान कहाँ पड़ रहा है आपका? पंजाब। मालवा के दक्षिण में, यानी कि मालवा ऐसे बना है, तो इसके थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में जाओगे तो आपका क्या है? हरियाणा, ठीक है।
अब जो जमुना नदी निकल रही है वो कैसे निकल रही है? ऐसे ऐसे निकल रही है ना, जमुना नदी ऐसे तो निकल रही है, यूपी में आ रही है। आगरा का लगभग यहाँ पर क्षेत्र होगा आगरा, ठीक है। ये तो आपका ललितपुर का क्षेत्र आ जाएगा। नहीं पता है तो आप थोड़ा सा मैप देख लेना यूपी का। अब सुनते जाओ, इसकी जो पश्चिमी सीमा होगी किसकी? पंजाब और इसके मैदान की सतलज, और पूर्वी सीमा क्या होगी? यमुना का पश्चिम छोर। यमुना का पश्चिम, यमुना कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, तो यमुना का पूर्व इस साइड, यमुना का पश्चिम इस साइड। अगर दाहिना बायां करोगे तो क्या करोगे? यमुना का दाहिना ये और यमुना का बायां वो। दायां बायां पता है कैसे है? बताओ। तुम्हारा दायां बायां नहीं पूछा है, नदियों का दायां बायां पूछ रही हूँ। अच्छा, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन पूर्व दिशा की तरफ चल रही है, तो आपका ट्रेन का दायां बायां कहाँ होगा? दायां होगा दक्षिण में, बायां होगा उत्तर में। ट्रेन की पूरब की तरफ है, ट्रेन का बताओ, ट्रेन का दायां किधर होगा? दक्षिण की तरफ। दायां दक्षिण में, बायां उत्तर में। ये समझ में आ गया? ऐसी जिस तरफ नदी फ्लो कर रही है, नदी निकली कहाँ से? इधर से फ्लो कर रही है इधर, यानी कि जिधर उसका मुख होगा। आप अपने मुख से दाएं बायां देख रहे हो, तो यहाँ पर जिसका इधर मुख होगा, अब इसके दाएं ये हो जाएगा और बाएं ये होगा। अगर मान लो ये इधर हो रही होती तो दाएं ये हो जाता, बायां ये हो जाता। समझ में आ गया? नदी जिस ओर प्रवाह कर रही है, तभी मैंने ट्रेन का एग्जाम्पल लिया। ट्रेन जिस तरफ होगी, मेट्रो पे कभी किसी ने भी करा होगा सफर, तो मेट्रो का क्या है, इस अगले स्टेशन पे दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, फिर उसके बाद दरवाजे बाईं ओर खोलेंगे। तो आप अपना दायां बायां नहीं होगा, वहां पर ट्रेन का दायां बायां होता है। क्यों? ट्रेन मूव कर रही जिस साइड, उसका दायां इधर हो जाएगा, और पता चले आप खड़े हो इधर, तो आप अपना दायां देखोगे तो कहाँ जाएगा? गेट इधर खुले और आप रहेगा इधर के चक्कर में गेट खुला ही नहीं। तो जब वो दायां बायां कह रहे हैं तो कैसे को कह रहे हैं? ट्रेन की साइड का। ट्रेन जिस तरफ जिस दिशा में क्या कर रही है? मूव कर रही है, उसका दायां बायां देखना है। तो यहाँ पर भी नदी जिस दिशा में मूव कर रही है, उसका दायां बायां देखना है। समझ में आ गया? तो इसका दायां ये और इसका बायां ये। अब या ये कह लो जमुना नदी जो है, यमुना नदी है, इसका पश्चिम कह लो या इसका दायां कह लो। ये क्या है आपकी? इसकी पश्चिमी सीमा हो गई। किसकी पश्चिमी सीमा हो गई? पंजाब हरियाणा के मैदान की। यहाँ पर डाउट रहेगा, पंजाब हरियाणा का पश्चिमी सीमा कौन सी बन रही है? यमुना का दक्षिणी किनारा। अब कभी दिल्ली पूछा जाएगा तो दिल्ली की साइड होगा, इस साइड होगा, इस साइड होगा? दिल्ली किसके? नदी के? हाँ, नदी के पश्चिम में। पश्चिम में ना। ऐसे सुनते रहना क्यों? अब ये भी सुनते रहो क्यों, ये चीज क्यों बताई है। अब हम जो ये बात कर रहे हैं इस मैदान की, किसकी? सतलज सिंधु मैदान की। ये मैदान की बात कर रहे हैं, इसमें आपके 3 राज्य आ रहे हैं, पूरे 3 राज्य आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा उत्तर आपका राजस्थान था, उत्तरी राजस्थान भी आता है, क्योंकि आपने वो सुना होगा हरित क्रांति में उत्तरी राजस्थान लाभान्वित हुआ है ना। तो इस मैदान के क्षेत्र में हाँ थोड़ा सा क्या आता है? उत्तरी राजस्थान। अब पश्चिमी सीमा आप ये देख रहे हो, सतलज नदी, यानी कि आप ये मान लो अगर पंजाब का पूरा मैदान ले रहे हैं, तो इसकी जो पश्चिमी सीमा बनेगी वो पाकिस्तान बनेगा। आगे बात समझ में? इसकी जो पश्चिमी सीमा बनेगी वो पाकिस्तान बनेगा। पूर्वी सीमा बनेगी यमुना नदी, ठीक है। उत्तरी सीमा बनेगी आपका गिरिपाद। गिरिपाद कौन से गिरिपाद बताए थे अभी? भांबर तराई वाले क्षेत्र है ना, तो ये गिरिपाद बन रहे हैं, ठीक। अब जो दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो आपका राजस्थान का उत्तरी राजस्थान इसमें इंक्लूड होगा। क्लियर होगा? इस मैदान की सीमा पता चली। लगभग देखोगे तो ये कैसा बन रहा है? चौरस टाइप का बन रहा है ना। लगभग कैसा बन रहा होगा? यहाँ तो बन नहीं पाया है, ठीक। लगभग चौरस क्षेत्र आ रहा होगा इसका, और ये चौरस क्षेत्र आ रहा है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये वाला क्षेत्र। अगर हम उत्तर भारत के पूरे मैदान की बात करें तो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? पूरा उत्तर भारत का मैदान।
और हम सिर्फ अभी इसकी बात कर रहे हैं किसकी, हरियाणा पंजाब के मैदान की 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक बिंदु और आता है, जैसे अभी मैंने ये बात कर ली कैसे, ये बांटा हुआ इधर, अब ये नदियां इधर जा रही, ये नदियां इधर जा रही है। नदी इधर भी तो जा सकती थी, नदी इधर क्यों नहीं गई, और ये नदी इधर भी तो जा सकती थी, उधर क्यों गई? जिधर ढलान होगा वो। तो यहाँ पर जो ढलान की बात अभी आप कर रहे हो उसको कहते हैं समोच्च रेखा। समोच्च रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो जिसकी ऊंचाई हम समुद्र तल से मापते हैं। मान लो धरातल पर ऐसा बिंदु उस समुद्र तल से क्या होगा, ये मान लो 2 बिंदु है, ठीक है। मैदान ऐसे हो सकते हैं ना, ऐसा हो सकता है ना मैदान, हो सकता है। अब ये 2 बिंदु ऐसे होंगे जिनकी ऊंचाई लगभग समान होगी समुद्र तल से, तो इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे, इसको क्या कह रहे हैं हम, समोच्च रेखा। मान लो ये क्या है 300 मीटर पर है, ठीक है। अब 1-2 बिंदु यहाँ पर होंगे ऐसे, ये भी समोच्च रेखा होगी, ये 2 बिंदु मिलाने होंगे, ये मान लो 100 मीटर पर है, ऐसी रेखा है। अब यहाँ पर देखो अगर नदी कोई बह रही है तो एक नदी इधर चली जाएगी, एक नदी इधर चली जाएगी, चली गई नहीं चली गई। ये जो ऊंचा स्थान है समोच्च बिंदु 100 मीटर पर, ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, जो क्या कर रहा है, विभाजक का काम कर रहा है। कौन सी 2 नदियों के विभाजक का काम कर रहा है, सतलज और यमुना नदी के। इधर ये 100 मीटर समोच्च रेखा जो है ये डिवाइड कर रही है हरियाणा में, किसको डिवाइड कर रही है आगे, सतलज और यमुना के पानी को। समझ में आ गया। तो इसकी पश्चिमी रेखा ये मान लो, ये मानी है मतलब क्या आपकी यमुना नदी, और जो इसको डिवाइड करा है वो किसने करा है, 100 मीटर समोच्च रेखा ने। समोच्च रेखा पता चली कहां से माप रहे हैं इसका, समुद्र तल से धरातल पर कौन से उच्चावच हैं, तो उच्चावच जो एक ही समान बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कह रहे हैं, समोच्च रेखा। क्लियर होगी। समोच्च रेखा आगे बहुत पढ़ोगी इसलिए मैंने यहाँ पर ही बता दिया। समोच्च रेखा नॉर्मली पूछा जाता है, अगर इसी में से क्वेश्चन बनेगा समोच्च रेखा से, समोच्च रेखा क्या है, तो समुद्र वह काल्पनिक रेखा जो समुद्र तल से धरातल पर समान बिंदु को मिलाती है उसको क्या कह रहे हैं, समोच्च रेखा कहते हैं। मैथ में पढ़ा था, यहाँ भी मैथ ही लग रही है बेटा। अब मैंने तुमको वो वाला क्षेत्र बताए थे, कौन से क्षेत्र बताए थे, रेहे। अब आपको पता है जितना भी आपका ये पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है, हरित क्रांति के बाद यहाँ पर क्या हुआ है आपका, खाद्यान्न ज्यादा हुआ ना। इससे पहले ये भूमि कैसी हो रही थी, बांगर। बांगर की कीमत ने इसको सतलज में तो बांटा है, सतलज। अब ये थोड़ी ना सतलज का पानी यहाँ तक आ रहा हो। अभी मैंने कहा था कि जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे भूमि कैसी होगी, बांगर होती जाएगी ना। बांगर भूमि, आप ये तो है नहीं भूमि बांगर होगी तो आप क्या कृषि करना छोड़ दोगे। यहाँ पर कृषि कार्य बहुत हो रहा है, और कृषि कार्य कैसे हो रहा है, सिंचित भूमि से हो रहा है। तो यहाँ पर अधिकतर भूमि कैसी होगी, सिंचित। पर पंजाब में भी तो बाढ़ आती है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे पंजाब में बाढ़ आई है, बाढ़ आई है तो स्थानीय भाषा में उसको क्या कहेंगे, बेल्ट। पंजाब में स्थानीय भाषा में बेल्ट मैदान वो होते हैं जो खादर मैदान होते हैं। खादर मैदान भी मैंने बताया था, खादर मैदान कौन से, जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आएगी ना, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं खादर मैदान है। खादर मैदान वो जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ रही है और नदियां क्या है, नमी जलोढ़ उत्पन्न होती है ना। अब पंजाब में बेल्ट अगर कह रहे हैं कि ये बेल्ट का मैदान है, तो आप समझ जाओगे ना बेल्ट का मैदान कौन सा है, जहाँ खादर प्रदेश है, यानी कि जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है। समझ में आ गया ये बात। स्थानीय भाषा में किसको कह रहे हैं आप, खादर प्रदेश में। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है पॉइंट, तो लिख लो। आपने वो तो डाल रखा है ना हेडिंग, यस मैम, पंजाब हरियाणा पंजाब का मैदान। चलो लिख लो। ये है मैदान बांगर द्वारा निर्मित है।
ये चीज लिख ली थी ना, लगभग चौरस बना हुआ है, क्षेत्रफल कितना है ये भी ऐड कर लो उसी में। बांगर द्वारा निर्मित है, दूसरा पॉइंट लिख लो, इसका क्षेत्रफल विस्तार लिख लेना, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। जो रावी और व्यास का ये बीच में जो द्वार है इसको कहते हैं ऊपरी बारी द्वार। ऊपरी बारी द्वार इसको कहते हैं विस्तार द्वार। ये है सतलज नदी और ये है व्यास नदी, ये है रावी नदी। चाहो तो चित्र में बना लो, रावी, व्यास, सतलज। रावी और व्यास के बीच में जो द्वार है उसको कह रहे हैं ऊपरी बारी द्वार, और व्यास और सतलज के बीच में जो है उसको कह रहे हैं विस्तार द्वार। और बेल्ट लिख लेना, स्थानीय भाषा में खाद्य प्रदेश को पंजाब में बेल्ट कहते हैं। स्थानीय भाषा में पंजाब में खाद्य प्रदेश को बेल्ट कहते हैं। अच्छा ये बताओ, आदमी के जीवन में जितना संघर्ष होगा वो उतना अनुभवी होगा, है ना? जितना संघर्ष होगा वो उतना अनुभवी होगा ना। ऐसे से नदियों के साथ है, जितना लंबा उद्गम होगा और जितना लंबा ड्रेनिंग सिस्टम होगा उतनी ही क्या होंगी, पौष्टिक होंगी। खनिज तत्वों से साथ लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, समझ में आ रही मेरी बात? तो अब ये मैं खनिज की बात कर रही हूँ, तुमने बताया खादर, क्या खादर से भी ज्यादा कोई खनिज स्थल हो सकता है? बताओ, खादर से भी ज्यादा खनिज या उपजाऊ क्षेत्र हो सकता है? डेल्टाई क्षेत्र यानी कि दलदली क्षेत्र खादर से भी ज्यादा क्या होगा, उपजाऊ होगा। तो मेरी बात समझ रही हो? लिख लिया इतना पूरा, और कुछ लिखवा दो इसमें? एक और लिख लो, चौस। चौस लोकल भाषा में चौस कहते हैं। चौस क्या होता है, मैदानी सरिताएं। सरिता मतलब समझते हो, किसी लड़की का नाम नहीं है, सहायक नदियां होती हैं। हाँ, या नदियों की क्या होती है, धाराएं, है ना? नदियों की धाराओं को सरिताएं कहते हैं। अब यहाँ मौसमी सरिताएं मतलब जब बारिश होगी तो इनके बेसिन में क्या आएगा, पानी आएगा। तो एक शब्द होता है ना मौसमी नदियां, तो ये जो मौसमी नदी है, मौसमी सरिता कह रहे हैं, उसको लोकल भाषा में क्या कह रहे हैं, चौस कहते हैं। चौस का मतलब मौसमी सरिताएं। अब नया हेडिंग डाल दो। अब कौन सा मैदान पढ़ना है हमें? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान पढ़ना है ना। गंगा के मैदान को हमने किस में 3 पार्ट में डिवाइड करा है। उच्च, मध्य, निम्न। पहले लिख लो, देखो गंगा का जितना भी मैदान जितने पढ़ रहे हैं सब किससे निर्मित है, जलोढ़ से ना। जलोढ़ मैदान
छोटी मोटी नदियां हैं वो भी कहाँ मिल रही हैं, आपके इन्हीं में मिल रही है। अब गंगा नदी तंत्र में बात करेंगे तो गंगा नदी तंत्र में आपकी गंगा नदी तंत्र में 2 नदी तंत्र मिल रहे हैं बड़े बड़े, एक गंगा नदी तंत्र और दूसरा यमुना नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की जितनी भी नदियां हैं सब कहाँ से मिल रही हैं, हिमालय क्षेत्र से। गंगा नदी तंत्र की बस एक नदी ऐसी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, कौन सी है वो नदी है, बोलो। गोमती। उद्गम कहाँ से है, पुलर झील, पीलीभीत, है ना, समझ में आ गया। तो और बाकी दक्षिण भारत से कौन सी है, जितनी भी जमुना की नदियां हैं वो कहाँ से निकल रही है, पठारी क्षेत्र से निकल रही हैं। जमुना की नदियां ऐसे और गंगा की नदियां ऐसे निकल रही हैं, समझ में आ गया। हाँ एक क्वेश्चन था, बोलो। ये डैम में जितना पानी होता है ये कहाँ से इसमें संरक्षित होता है? डैम में जो पानी होता है ये कहाँ से आता है इसमें? नदियों में, नदियों से तो आता है। नदियों नदियों का कोई जैसे अभी उत्तराखंड गए थे घूमने के लिए, जो नानक प्रताप पे डैम जो बना हुआ उसमें तो कहीं से कोई सोर्स दिखा नहीं कि पानी आता है। उत्तर पीछे से साइड जाओ, जब आप ये माला जंगल होते हुए जाओगे ना, ये नेपाल का बॉर्डर लगता है वहां से। तो ऐसे तो मैं जब नदियों से आ रहा है तो डैम का जो मेन द्वार है उधर से ना जाके पानी तो नदियों वापस हो जाती है। क्यों वापस होगा, ढाल किधर होगा, नदियां ये आ रही है, ठीक है, पर्वत से नदियां हैं। अब ये फील्ड में इन्होंने बना दिया डैम, और ये बनाया है पानी आने के लिए, ये निकास बनाया है, ये इन बनाया है, इन और आउट एक साथ नहीं होगा ना। अब पानी इधर से नहीं आ रहा, पानी इधर से आ रहा है, अगर पानी इधर से इधर जाएगा तो पानी इधर कैसे रोक लोगे, पानी तो रोकोगे इसी साइड ना। अगर नदियां पानी इधर ले जाएंगी तो इधर पानी रोक दोगे, फायदा क्या है, पीछे ही बनेगा ना हमेशा। तो जिधर से नदियां आ रही है पानी उधर ही इकट्ठा करा जाता है, और फिर यहाँ हम अपने लिमिट के हिसाब से पानी रखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं कि इससे मतलब कैपेसिटी है कि इतना क्यूब पानी इसमें रहेगा तो उतना ही पानी रखते हैं, बाकी पानी को क्या कर देते हैं हम ड्रेन कर देते हैं। और ऐसे पानी फिर ये पानी इकट्ठा कर, आप यहाँ से हमने हो सकता है नहर काट देंगे, नहीं तो यहाँ से ही हम नहर काट दिया और पानी क्या कर दिया आगे। आप कभी इधर जाओ, चूका गए हो, चूका गए हो, उसके साथ पीछे होते हुए बैक की साइड जाना, तो वहां से नेपाल बॉर्डर पड़ता है, डैम के किनारे हमने देखा है वैसे लगे आ रहे। जो ऊपर ऊपर रास्ता है, तुम नानक नदी के ऊपर साइड से गए, तुम नानक नदी की साइड से गए, इस साइड से ना जाके तुम इधर से जाओ, चूका बीच की साइड से, जंगल के रास्ते थे जहाँ बंगाली बस्तियां हैं वहां से, हाँ उधर नेपाल बॉर्डर बिल्कुल पास में पड़ता है। चलो अभी गंगा के मैदान लिख लो, इसका क्षेत्रफल है 3.57 वर्ग किलोमीटर। ये जो गंगा का मैदान है इसका पूरा क्षेत्रफल है कितना है, अब तुम्हें टेस्ट कॉपी भी देनी है, देख लो नंबर 5-10 मिनट और रुको, अभी है फिर चले जाना। आप सुनो मेरी बात, यहाँ पर एक नदियों की विशेषता होती है, जैसे आपने झेलम नदी की विशेषता सुनी है, मैदान में आते ही वो करती है, विसर्ग करती है, और विसर्ग करती है तो गोपुर नदी, गोपुर झील का निर्माण करती है। तो यहाँ पर उत्तर मतलब जो आपकी सॉरी चलो ये बता दे रही हूँ यहाँ पर ये नदियाँ यहाँ पर ना करके यहाँ पर करती है। विशेषता जो विशेषता मैं बता रही हूँ वो मध्य गंगा मैदान की है। मध्य गंगा मैदान में नदियाँ क्या करेंगी, विसर्ग करेंगी, विसर्ग करके क्या बनाएंगी, गोपुर झील। गोपुर झील कैसी होती है, धनुषाकार बनेगी लगभग इस तरह हो जाता है। हाँ तो इस तरह की झीलों का निर्माण करेंगे, धनुषाकार कह लो या गोपुर झील कह लो। ऐसी झीलें आपको कहाँ मिलेंगी, आपके मध्य गंगा मैदान में। अब यहाँ पर पहला हमने कौन सा मैदान बांटा था, उच्च गंगा मैदान। उच्च गंगा मैदान के बारे में लिख लो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जिले आ रहे हैं, हाँ सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं,
नदी की बात करी थी हम लोगों ने भी, कहाँ बुंदेलखंड में लोगे गंगा को। यमुना नदी का दाहिना पार्ट किसकी सीमा बना रहा था आपके, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के मैदान की, ठीक है। अब किसका आगा बाइना तट आएगा ना, तो आगरा और मथुरा कहाँ स्थित होंगे इसके, दाहिने तट पर या बाइने तट पर, और दिल्ली देखो बाइने दाएं में कंफ्यूज हो गया, चलो दिल्ली दाहिने में होगी और ये बाहिने में होगी, ये है ना, समझ में आ गया। दिल्ली इस साइड थी, तभी तो हमने दिल्ली का मैदान हरियाणा के मैदान में देखा था। अब हम किस में देख रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इसकी सीमा बन रही है, यहाँ बन रहा है आपका शिवालिक गिरिपथ, यहाँ बन रहा है आपके पठारी क्षेत्र। दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वो इसकी क्या हो गई आपकी दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा हो गई पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी सीमा पश्चिमी सीमा क्या हो गई यमुना नदी, और पूर्वी सीमा की बात करेंगे। अभी मैंने सर्वोच्च बिंदु बताया था, समोच्च बिंदु 100 मीटर समोच्च रेखा, इसकी क्या हो गई पूर्वी सीमा हो गई इस मैदान की। समझ में आ गया कि नहीं, पहले अब इसकी दिशा लिख लो, सीमा पूर्वी सीमा ऐसे बनाओगे जब मैदान लिखना, हाँ उच्च मैदान लिखोगे। उत्तर में उत्तरी सीमा आप लिखोगे गिरिपाद, ठीक है, गिरिपाद की पहाड़ियां। दक्षिणी सीमा लिखोगे पठार, ऐसे बना लो। पश्चिमी सीमा लिखोगे आपका यमुना नदी का बाहिना तट, पूर्वी सीमा 100 मीटर समोच्च रेखा। ये वाला क्षेत्र भी कैसे बना होगा, सिंचित क्षेत्र है, तो कौन सी जगह से बना होगा, जलोढ़ तो है, जलोढ़ का कौन सा टाइप होगा इसमें, बागर टाइप होगा। अधिकतर बागर रहेगा, खादक कहाँ रहेगा, खादक नहीं रहेगा, नदियों के आसपास का क्षेत्र। उत्तर में बताया है शिवालिक की पहाड़ी क्षेत्र। बिजनौर बिल्कुल आपका हरिद्वार से लगा हुआ क्षेत्र है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा नदी जब पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो कौन से जिले से करती है, बिजनौर से करती है। समझ में आ गया। तो हमने इसकी ऊपरी सीमा क्या मानी है आपके पश्चिमी, इसमें आपका शामली जिला शामली आ जाएगा, बिजनौर आएगा, सहारनपुर आएगा, ये सारे जिले इसमें आ जाएंगे। और जो अभी मैंने आपके वो जूड़ की बात करी थी ना, जूड़ वाला क्षेत्र जहाँ पर क्या है नदियों के ऊपरी परत क्या होती है, नम होती है, वो हट जाती है, उसके नीचे क्या है कंकड़ पत्थर निकलते हैं। ऐसा क्षेत्र कहाँ मिल रहा है आपके मुरादाबाद में, मुरादाबाद और बिजनौर। जूड़ जो क्षेत्र की बात करी थी वो कहाँ मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। और इसका भी अधिकतर मैदान किसके बना होगा, बागर जलोढ़ द्वारा निर्मित होगा। अब बागर जलोढ़ द्वारा निर्मित है, इसका मतलब यहाँ पर बाढ़ कम आएगी, नदियों के किनारे तो आएगी, बहुत ज्यादा एरिया में नहीं फैलेगी। अब ये नहीं है नदियों का बेसिन, तो भैया देखो नदियां यहाँ से गुजर रही हैं, गंगा की सहायक नदियां बरेली से रामगंगा निकल रही है ना, तो रामगंगा में क्या बाढ़ नहीं आती, आती है ना, बागर प्रदेश में भी है। अब मान लो ये नदियां बह रही है तो नदी के जो बेसिन के थोड़ा सा पास में होगा वहां तो बाढ़ आएगी, पर दूर जाओगे तो बाढ़ नहीं आएगी। समझ में आ गया। तो खाकर प्रदेश भी इसी में है और बागर प्रदेश भी इसी में है। अधिकतर कौन सा प्रदेश है आपका, बागर प्रदेश है। अब इसकी बात करते हैं मध्य गंगा मैदान की, इसमें ये क्वालिटी ज्यादा बताने वाली नहीं है। मध्य गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी हो जाएगी, वही 100 मीटर सर्वोच्च बिंदु। इधर कौन सी हो जाएगी, इधर आपने वो सुना है इलाहाबाद, फैजाबाद और ये सब देखा भी है, ठीक है, देखा है तो अच्छी बात है। उसमें भी देखो कई विद्वान है ना, इन्होंने जैसे 100 मीटर सर्वोच्च रेखा मानी, कई विद्वानों ने क्या माना है, कई विद्वानों ने माना है कि जो पानी का वर्षा लेवल होता है। अब आपको पता है पानी का वर्षा लेवल जैसे ही हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे वर्षा क्या हो जाएगी, अधिक होगी या कम होगी,
जाएगी ना। तभी तो मैंने क्या बताया था, तराई क्षेत्र असम में ज्यादा मिलेगा और पश्चिम की साइड तराई क्षेत्र कम मिलेगा। डिपेंडेंसी किस पर? वर्षा की मात्रा पर। तो जैसे जैसे वर्षा की मात्रा, अब उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक हाँ, गोरखपुर। सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा। ठीक है, तो गोरखपुर पूरब में है और मथुरा पश्चिम में है। तो कई विद्वानों ने क्या करा है, जो ये डिवाइड करना है, अभी मैंने कहा 100 मीटर सर्वोच्च रेखा, समोच्च रेखा, कई विद्वान कहते हैं उन्होंने पानी के आधार पर जहां 100 मीटर से कम वर्षा हो रही है उसको मान लिया है उसकी रेखा। तो अब इसकी क्या लिख लो, मध्य गंगा मैदान के बारे में लिख लो थोड़ा। इसकी पहले लिख लो 100 मीटर समोच्च रेखा इलाहाबाद फैजाबाद रेल मार्ग का जो अनुसरण करती है। देना नहीं है, देख लो। अब सैफ के दिखा दे रही हूँ, सैफ के नंबर अच्छे हैं, सारी क्लास में सैफ के नंबर अच्छे हैं। कितने नंबर आ रहा है? बाकी दिखा दो सैफ जा रहा है, ये दे देना है, लेना नहीं है, ले जाना नहीं है, सब जमा होगा। फोटोज भी मैं आपको दे दूंगा ना, आपको दे दूंगा नहीं, मुझे अभी देना है। हाँ, तुम बात में वापस नहीं किया मैं कॉपी देनी थी। अच्छा बैठो, तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। एनालिसिस करना है, गलत हुआ फिर से याद करते हैं। अभी मैं बता दूंगी ना, तब वो सैफ जा रहे हैं। चलो लिखो, उसको देखने दो। सोनो लिखो, ये देखिए अब क्या है, यहाँ पर देखो मध्य है, यानी कि गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं 100 मीटर समोच्च रेखा जो इलाहाबाद फैजाबाद रेल मार्ग का अनुसरण करती है, इसकी पूर्वी सीमा है। हिमालय जितनी भी नदियां हैं अधिकतर कहां से निकल रही है? इसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। जब नदियां ज्यादा हैं तो बाढ़ का क्षेत्र भी सर्वाधिक होगा यहाँ पर। जितने आप सब बच्चों को एक बार दे देना। अब मैं दिखाऊंगी नहीं, किसी को दिखाएंगे आई भी नहीं, अब मैं देखूंगी भैया को, देखूंगी तो ले जाएंगे। अब देखा जाएगा तो अगले दिन यानी कि आज क्या है, कल की छुट्टी है, परसों अगर होगा तो परसों दे दूंगी। बाढ़ क्या दिखता है, और बाढ़ क्या दिखता होने के कारण इसी बीच में आपकी कोसी नदी भी आ रही है, क्योंकि जो इसका विस्तार है वो उसका विस्तार क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और आपका बिहार। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र किसमें आ रहा है आपका? मध्यवर्ती गंगा मैदान में। अब यहाँ की एक नदी बहुत बदनाम है, अभी बताया था, कौन सी है? कोसी नदी। क्या कोसी नदी है ना, बाढ़ भी लाती है और अपना मार्ग को क्या कर रही है? परिवर्तित कर रही है। जब मार्ग परिवर्तित कर रही है तो कौन सी झीलें बनेगी? गोपुर, है ना, गोपुर झीलों का निर्माण करती है। गोपुर के साथ साथ एक बील नाम का, बील सुनो, बील क्या है? जैसे नदियां हैं, नदियों का अपना एक मार्ग होता है ना चलने का, उस मार्ग का अनुसरण करती रहती हैं, उस मार्ग पे रही। अब मार्ग इसने परिवर्तित कर दिया और वो मार्ग में क्या हो गया? जल भरा रहा, तो उसको क्या कहेंगे हम? बील। ये भी झील है और ये भी झील है, पर ये कौन सा मार्ग होगा? नदियों का पुराना मार्ग है जिस पर जल प्रवाह होता रहता है। अब नदियों ने अपना मार्ग क्या कर लिया? परिवर्तित कर लिया, और उस स्थान पे क्या हो गया? जल भर गया, और जल भर गया तो वो क्या हो गया? आपका झील बन गई। ठीक है, समझ में आ गया? बील क्या है? बोलो चलो, क्या कह रहे हो? रिपीट करना है? मैं ये कह रहा हूँ कि नदियाँ होती जो पहले जहाँ से बहती है, हाँ, बाद में कोसी नदी देखो जैसे मुख्यात है अपना मार्ग परिवर्तित करने में। अब इसने क्या करा? ऐसे बह रही है, ठीक है। अब इसने क्या करा? यहाँ पर अपना मार्ग अवरुद्ध कर दिया, क्या लेके आई? अपने साथ। अब साफ आई, मार्ग परिवर्तन करके मार्ग बदल गई, फिर इधर चली गई। अब यहाँ पर क्या हो गया? रास्ता तो ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पर क्या है? झील का निर्माण कर दिया, तो झील का निर्माण करा तो ये क्या हो जाएगा? बील। ये वो वाला रहा होगी जहाँ पर नदियाँ क्या कर रही हैं? अपना मार्ग में प्रभावित हो रही हैं, पर क्या करें? किसी कारण अपना मार्ग क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया, पर वहां पर क्या हो गया? जलाशय बन गया। उस जलाशय को क्या कह रहे हैं? बील। तो बील क्या है? बील वो स्थान है जहां पर कभी नदियां बह रही थी और वहां भी अभी भी क्या है? नदियों का जल अवस्थित है, यानी कि नदियों का जल अभी भी उस स्थान पर है, उसको हम कह रहे हैं बील।
नदियां विसर्ग कर रही हैं, ऐसे विसर्ग करते करते मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। ऐसे करेंगे लगभग ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। अब ये जो बना है वो क्या होगी, झील। ऐसी झील को क्या कह रहे हैं, गोखुर झील। इसकी आकार कैसा होगा, धनुषाकार, जो ये बना है। समझ में आ गया। इस प्रदेश की दो विशेषताएं, एक बीर, दूसरा गोखुर झील। और बाढ़ की अधिकता होने के कारण यहाँ पर कैसी मृदा होगी, खातर मृदा होगी। समझ में आई। अधिकता, बाढ़ की अधिकता होने के कारण यहाँ मृदा कैसी होगी, खातर होगी। खातर होगी, खातर मृदा में कंकड़ और बजरी का क्या होगा, अभाव होगा। कंकड़ और बजरी का अभाव होगा तो यहाँ की मृदा क्या होगी, उपजाऊ होगी। होगी कि नहीं। जब आप देखते हो बिहार साइड में चावल बहुत होता है और तीनों सीजन में चावल काटा जाता है, काटते हैं ना। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इस एरिया में क्या है, आपके चावल का खेती ज्यादा है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी निचली गंगा का मैदान। इसके बारे में लिखना है और लिखना है। निचली गंगा मैदान लिखो। निचली गंगा मैदान पहले बताया, पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला छोड़ा जाएगा, रुपलिया। और हिमालय का क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र कौन सा छोड़ा जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग भी आ रहा है ना। दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, है ना। तो पहाड़ी क्षेत्र और रुपलिया जिला को छोड़कर संपूर्ण बंगाल निचली गंगा के मैदान में आता है। पहाड़ी क्षेत्र और रुपलिया जिला को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल निचली गंगा के मैदान में आता है। इसकी दक्षिणी सीमा राजमहल की पहाड़ियां। अच्छा, मैं एक बात बताओ, डेल्टा नया और पुराना हो सकता है क्या? डेल्टा नया और पुराना हो सकता है क्या? हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? बताओ। नया डेल्टा, पुराना डेल्टा। नया डेल्टा है तो किस साइड होगा, पुराना डेल्टा है तो किस साइड होगा, बताओ सोनू। देख लो ना, सुना है कौन? कैसे जैसे नदी ने डेल्टा बनाया और कुछ साल बाद वो सूख गई या कुछ इस तरह से, तो वो जो डेल्टा बनाया वो काफी पुराना हो गया। अच्छा, ये बताओ, नवीन डेल्टा समुद्र तट के पास होगा या पुराना डेल्टा समुद्र तट के पास होगा? ये बता दो, आंसर मिल जाएगा आपको। नवीन डेल्टा समुद्र तट के बिल्कुल नजदीक बनेगा या दूर बनेगा? नजदीक बनेगा। नया डेल्टा और पुराना डेल्टा दोनों ही होगा। नवीन डेल्टा समुद्र तट के पास बनेगा। डेल्टा होता क्या है? डेल्टा वहां वो होता है जब नदियां क्या होती है, समुद्र तट के मुहाने पर अपना जल गिराती हैं और अपने साथ जो गाद और अवसाद लाती हैं, अपने मार्ग को अवरुद्ध करके कई वितरकाओं में डिवाइड हो जाती हैं। जब वो कई वितरकाओं में डिवाइड हो जाती हैं तो कुछ इस तरह का शेप बनता है। कैसा है? इस तरह का शेप बनता है। तो इसको क्या कह रहे हैं हम? डेल्टा कह रहे हैं। ये नदी आई है और क्या कर रही है, अपने मार्ग को अवरुद्ध कर रही है। ठीक है।
क्या करा है, अपने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और ये वितरकाओं में बढ़ गई। अब मान लो फिर यहाँ से निकली, यहाँ पर फिर अवरुद्ध कर दिया, फिर क्या कर दिया, नई वितरका बन गई। ये अवरुद्ध कर दिया, फिर नई वितरका बन गई, यहाँ अवरुद्ध करा, नई वितरका बन गई। अपने मार्ग को क्या कर रही है, खुद अवरुद्ध करके और पानी को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो एक वितरका दूसरी, अब इसने फिर करा, फिर दाद लाई, फिर रोक दिया, फिर उसमें क्या बढ़ गई, फिर आगे बढ़ गई। ऐसे बढ़ती है तो क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। अब तुमको पता है तटीय क्षेत्र पहले नहीं था, और जो भी तटीय क्षेत्र या तटीय मैदान होते हैं जहाँ पर मुहाना होता है नदियों का, वहां पर चौड़े, और नदियों के मुहाने के जहाँ मुहाना नहीं होगा वहां पर संकरे होते हैं। अब चौड़ा और सकरा मतलब नदियां गाद लाई। अभी तटीय जो क्षेत्र मैदान था वो कितना था, इतना ही था, नदियां गाद लाई, फिर उन्होंने क्या कर दिया आगे। तो डेल्टा क्षेत्र ये भी तो रहा होगा कभी इस जमाने में, तो ये पुराना डेल्टा क्षेत्र हो गया, ये नवीन डेल्टा क्षेत्र हो गया। आगे बात समझ में है नहीं, ठीक। अब मैंने इसकी जो दक्षिणी सीमा बताई थी वो क्या बताई है, राजमहल की पहाड़ियां बताई है। राजमहल की पहाड़ियों के नीचे क्या हो जाएगा, आपका पुराना डेल्टा क्षेत्र आ गया। पुराना डेल्टा क्षेत्र के बाद फिर आपका नवीन डेल्टा क्षेत्र होगा। जो पुराना डेल्टा क्षेत्र है वो कब का है, प्लेस्टोनियस युग का है, और जबकि जो नवीन डेल्टा क्षेत्र है वो प्लेस्टोनियस युग से लेकर अब तक का, अब तक कौन सा नियोजनिक युग चल रहा है ना, अब तक के युग का नव डेल्टा है। समझ में आ गई बात। चलो अब लिखो इसको ऐसे, राजमहल के निकट मैदान कैसा है, संकरा है, जो इसकी क्या है, दक्षिणी बिंदु है, ठीक। राजमहल के दक्षिण में पुराना डेल्टाई क्षेत्र है, राजमहल के दक्षिण में पुराना डेल्टाई क्षेत्र है, जिसका निर्माण प्लेस्टोसीन युग में हुआ है, ठीक। पुराना डेल्टा के दक्षिण में, पुराने डेल्टा के दक्षिण में नवीन डेल्टाई क्षेत्र, पुराने डेल्टाई के दक्षिण में नवीन डेल्टाई क्षेत्र है, जिसका निर्माण प्लेस्टोसीन युग से अब तक, यानी कि नवीन यानी कि वर्तमान, अभी भी तो डेल्टा बन रहा है ना, वर्तमान तक हो रहा है। और ये कैसा होगा, दलदला पार्ट होगा। देखो मैं इसका एक्सपीरियंस अपने में बताती हूँ। जब हम लोग वहां गए थे, गंगा सागर सुने होंगे ना, गंगा सागर सुने हो, जहाँ गंगा का मुहाना किससे मिल रहा है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलता है। तो वहाँ नॉर्मली समुद्र का पानी आप देखोगे तो बहुत साफ होता है, पर वहां पर समुद्र का पानी कैसा होगा, मटमैला है, बिल्कुल ऐसा लगेगा नाले का पानी। कैसा है, नाले का पानी। क्यों, नदी कहाँ गिर रही है, समुद्र में जाके गिर रही है, और अपने साथ गाद ला रही है। और वो गाद जो लाई है, तो गाद का होगा मिट्टी, तो पानी कैसा होगा, मटमैला होगा ना। तो वहां पर गंगा सागर में जो पानी है वो कैसा है, मटमैला है। रीजन पता चल गया क्यों, नदी अपने साथ ला रही है गाद। समुद्र की नदी भी आ रही है, और समुद्र नदी का पानी क्या कर रहा है, लहरें कैसे आती हैं, धरातल की तरफ आती है ना, तो वहां की जमीन कैसी होगी, दलदली होगी। हमेशा क्या रहेगा, सूखी जमीन नहीं रहेगी। जो नवीन डेल्टा क्षेत्र है वो कैसा रहेगा, दलदली रहता है। इसकी विशेषता है, नवीन डेल्टा क्षेत्र कैसा रहेगा, दलदली। और ये जो निचला गंगा मैदान है, इसका जो आकार होगा लंबाकार होगा। लंबाकार कैसे देख रहे ना, ऐसे इस तरह, कैसा है, लंबाकार। अगर हम उपजाऊ की दृष्टि से देखें तो सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा होगा आपका, दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र कौन सा वाला होगा, डेल्टाई दलदली क्षेत्र, ठीक है। डेल्टाई क्षेत्र सबसे उपजाऊ होगा।